नमस्कार, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और कहानी कुर्सी की में आज शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। कानपुर में ट्रेन के सामने एक बार फिर सिलेंडर रख दिया गया। यह एक घटना नहीं है, पिछले 24 घंटे में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। प्रयागराज में पत्थर रख दिए गए, उसके अलावा गुजरात के सूरत में फिश प्लेट को निकाल दिया गया। और यह अब भारत के लिए या कहें कि इंडियन रेलवे के लिए बड़ी चिंता की बात होती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। रेलवे नेटवर्क 68,000 किलोमीटर का है, 7,000 रेलवे स्टेशन है, और ऐसा भी नहीं है कि रेल सिर्फ शहरी इलाके में चलती है जहां हर किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो ज्यादा चौंकाने वाली है। एक घटना मध्य प्रदेश से आई है जहां फोक डेटोनेटर जो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं, कुछ शरारती तत्वों ने आर्मी की जो ट्रेन निकलने वाली थी उसके सामने वो फोक डेटोनेटर 10 की संख्या में लगा दिए। रेलवे कह रही है कि हमने नहीं लगाए। फोक डेटोनेटर होता क्या है? वो एक डिवाइस होती है, जब उस पर ट्रेन चढ़ती है तो एक धमाके की आवाज करता है ताकि दूर तक पता चल जाए। लेकिन सोचिए 10 फोक डेटोनेटर एक साथ ट्रेन के नीचे रखे हों तो किस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश है। डिरेल करने की कोशिश तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन शरारत जरूर है। अब यह मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है क्योंकि लगातार इस पर खबरें आ रही हैं। हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। आरती टिक्कू जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं और समीर चौगावकर साहब हैं। समीर चौगावकर साहब, रेल हादसा होना समझ में आता है, लेकिन एक के बाद एक ये सिलेंडर की घटना ही दूसरी हो गई, तो रेलवे सुरक्षित कैसे होगा? ये कौन सा नया मॉड्यूल है जिससे निपटने के लिए एक नई रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि मौजूदा हालात में तो कोई उपाय दिखता नहीं। देखिए, जो लगातार पिछले कई दिनों से खबरें आ रही है कि पटरी के ऊपर सिलेंडर रखा जा रहा है, कोई पत्थर, बड़ी सी लकड़ी का गट्ठा रखा जा रहा है, कोई सीमेंट के ब्लॉक रखे जा रहे हैं। ये कोई शरारत नहीं है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है कि देश के अंदर कैसे फिर से एक नया मॉडल आतंकवाद का स्थापित किया जाए, कैसे ट्रेनों के अंदर दुर्घटना की जाए, कैसे भारत के ट्रेन जो विश्व की सबसे बेहतर ट्रेन बनने की दिशा की हो रही है, नई नई वंदे मातरम ट्रेन लॉन्च हो रही है, समय से ट्रेनें चल रही है, ट्रेनों में साफ सफाई हो रही है, बेहतर सुविधाएं मिल रही है। भारतीय रेलवे आज विश्व में अपना एक अलग मुकाम स्थापित करने की स्थिति में है। बुलेट ट्रेन देश के अंदर शुरू होने वाली है। उस स्थिति में कैसे जो ट्रेन और भारतीय रेलवे जो आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, आर्थिक रूप से कैसे भारत को कमजोर किया जाए, कैसे ट्रेन में यात्रा करने के पहले लोगों को दहशत में कर दिया जाए कि आप ट्रेन में अगर यात्रा करोगे तो आपकी जान जोखिम में रहेगी। मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगातार 24 मामले ऐसे आए। मैं कल रात को इस मामले में खबर देख रहा था, अभी तक हिंदुस्तान में 24 घटना है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 24 ऐसी घटना हुई है जिसमें इस साजिश के तहत इस तरह की घटनाएं की गई है। और मुझे लग रहा है रेलवे प्रशासन लगातार इसकी हिस्सा कर रहा है। 2.5 करोड़ लोग डेली रेलवे में यात्रा करते हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, तो इतनी बड़ी जनसंख्या जब यात्रा करती है और देश के अंदर और इस तरीके से अगर आतंकवाद फैलाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। एक बड़े इंटरनेशनल ऐसी कंस्पायरेसी है जो देश के अंदर एक आतंकवाद, देश के अंदर लोगों को दुर्घटना करके लोगों को मारने की साजिश है। केंद्र सरकार इसे गंभीरता से ले रही है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ इससे नहीं होगा। इसके पीछे जो ताकतें हैं वो आइडेंटिफाइड करना जरूरी है कि कौन है जो बंगाल में रख रहा है, कौन है जो उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में रख रहा है, अब तो गुजरात की ट्रेनों में आ रहा है। और देखिए, इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, हर रेल पटरी की सुरक्षा करना पुलिस के लिए संभव नहीं आप होता एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो कि ये टेरर एक्टिविटी है। बिल्कुल। विजय जी, पहचानेंगे कैसे? टेररिस्ट होता था पहले जिसके पास बम होता था, पहले जिसके पास बंदूक होती थी, या कोई खतरनाक प्लान होता था। अब तो घर पे रखा हुआ सिलेंडर कोई ट्रैक पे रखा है, तो ऐसे टेररिस्ट को कैसे पहचानेंगे? ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई। नहीं, बड़ी चुनौती है, और इसलिए मैं समीर जी की बात से भी सहमत हूँ कि आप इसको शरारती तत्व मत कहिए। नहीं, शरारती तत्व वो होते हैं जो कभी कभी कुछ कर दिया, कुछ खेल में भी कर दिया, कुछ लोग पत्थर मार दिए, कभी कभी वो गाड़ी पर पत्थर मारने की वंदे भारत पर आई थी, वो शरारत हो सकती है। ये तो शरारत है ही नहीं, ये किन्हीं बड़ी दुर्घटनाओं की तरफ इशारा कर रही है। और आप शुक्र मनाइए कि अभी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार इसको कितना सीरियसली ले रही है। ये मसला मुझे लगता है स्लीपर मॉड्यूल जैसा मसला लगता है। दूसरा, आतंकवाद के लिए एक नई तरीके को इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। अभी आपने वहाँ देखा लेबनान में जो हुआ है कि पेजर को इस्तेमाल किया गया, तो टेररिस्ट जो होते हैं वो भी अपने अपने नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा एक
सिस्टम है, रेलवे ट्रैक है, 2.5 करोड़ लोग रोजाना यात्रा कर रहे हैं, तो उसको संभालना और उस पर हर दिन करना, मैं इसको आर्थिक रूप से कमजोर होने की साजिश भी नहीं मानता रेलवे को। ये तो लोगों की जान से जुड़ा हुआ मसला है। कोई भी एक बड़ी घटना हो गई तो कितने लोगों की जान जाएगी, कोई बड़ी दुर्घटना। और आजकल ट्रेन की जो स्पीड है वो भी बढ़ गई है, तो उसमें अचानक किसी ट्रेन को रोकना भी अपने आप मुश्किल काम है। नहीं रोके और उसमें कुछ बड़ा हो जाए, मुझे लगता है सरकार को, रेल मंत्रालय को इसको ज़्यादा बड़े पैमाने पर सीरियसली लेना पड़ेगा। और अब ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दीजिए मेहरबानी करके कि रेलवे का इतना बड़ा ट्रैक है तो हम सुरक्षा नहीं कर सकते। तो भारत तो उससे बड़ा देश है। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा रहा है। ये मेरे मन में सवाल था जी, ट्रेन शहर में तो चलती नहीं है। नहीं, रेलवे भी दे रही है, आपकी बात नहीं कर रहा। अरे रेलवे क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड सिस्टम है ना। बिल्कुल। तो फिर किस बात का एक्सक्यूज मुझे दे रहे हो? पैसा ले रहे हो ना आप मुझसे, पैसा लेते हैं और ट्रेन का किराया बढ़ा दिया आपने 5 गुना, और आज आप कह रहे हैं कि मेरे पास सुविधा नहीं है। ये क्या बात है? मत चलाइए, कम कर दीजिए ट्रेन को, ट्रैक को छोटा कर दीजिए। लोगों की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है, और उस पर मुझे तो कम से कम कोई एक्सक्यूज की उम्मीद मैं नहीं करता और उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल, चाहे आप बुरा माने और भला एक्सेप्ट माने। नहीं हो सकता, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। हक है हमारा सुरक्षा। अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जो ये मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि डेटोनेटर जो फॉग में इस्तेमाल होने चाहिए गर्मी के मौसम में, रेलवे कह रहा है हमने नहीं लगाए, तो फिर किसने लगा दिए? उसके पीछे की मंशा क्या? देखिए, पूरी घटना ये 18 सितंबर की है, जब जम्मू कश्मीर से एक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक की तरफ जा रही थी और मध्य प्रदेश के सागफाटा पहुंची तो लोको पायलट को कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। करीबन 7 से 8 बार ये धमाकों की आवाज़ आई। लोको पायलट ने सचेत होकर गाड़ी को रोक दिया। ये गाड़ी एक स्पेशल ट्रेन थी जो आर्मी की ट्रेन बताई जा रही है, आर्मी की ट्रेन थी, जिसे रोका लोको पायलट ने। और जब इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी तो आरपीएफ की टीम वहां पहुंची और जांच की, इधर उधर देखा तो पाया कि डेटोनेटर्स जो है उसका विस्फोटक किया गया था। हालांकि बहुत खतरनाक डेटोनेटर्स नहीं थे, अलग अलग टाइप्स के डेटोनेटर्स होते हैं, कुछ आरडीएक्स होते हैं, कुछ फॉग वाले होते हैं, और ये वो डेटोनेटर्स थे जो रेलवे इस्तेमाल करता है। फिलहाल जो जांच है वो एजेंसियों को सौंप दी गई है। एक जानकारी अनामिका, कानपुर वाले मामले में भी दे दीजिए, वहां भी सिलेंडर मिला है रेलवे ट्रैक पर। जी, कानपुर की घटना के बारे में हम आपको बताएं तो उसमें भी सुबह ये हुआ कि जब एक मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी तो लोको पायलट को पटरी पर एक सिलेंडर मिला। उसने सचेत, वहाँ पे भी लोको पायलट ने अपनी सचेतता दिखाई और अपनी सूझबूझ से एक ट्रेन डिरेलमेंट रोका, और जो जानकारी है वो स्टेशन मास्टर को दी, टाइम पे ब्रेक लगाया, जिससे डिरेलमेंट नहीं हुआ, जो पटरी को नुकसान नहीं हुआ, जो आवाजाही थी वो बच गई। और एक कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा उसमें भी टल गया, लेकिन उसमें भी रेलवे साजिश के एंगल से जाँच कर रहा है। पिछली बार जो कानपुर, बिल्कुल अनामिका, समझा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर अगर है तो वो साजिश ही है, कोई और इक्वेशन तो हो नहीं सकती। गोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोनिका, जो ये आर्मी ट्रेन के साथ डेटोनेटर की बात सामने आ रही है, रेलवे की तरफ से क्या बताया गया है? गोनिका। बिल्कुल पवन, इस पूरे मामले में देखिए, पहले तो ये हो रहा था क्योंकि 18 सितंबर की घटना थी और फॉग डेटोनेटर फटे, और यही वजह है कि ये मामला जल्दी रिपोर्ट नहीं हो पाया। ये मामला जब संज्ञान में आया तो उससे 1 से 2 दिन बाद आया, क्योंकि पहले ये लगा था कि शायद किसी रेलवे कर्मचारी की तरफ से डेटोनेटर्स को रखा गया, फॉग डेटोनेटर्स थे, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि ये आरडीएक्स डेटोनेटर्स नहीं है, किसी तरीके की ट्रेन पलटाने की साजिश नहीं, क्योंकि फॉग डेटोनेटर से कभी भी ट्रेन पलटती नहीं है। लेकिन उसके बाद जब रेलवे के कर्मचारियों से इस पूरे मामले में पूछा गया कि क्या किसी ने रखा है, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास ये फॉग डेटोनेटर्स रहते हैं, फिर चाहे वो स्टेशन मास्टर हो या फिर जो गेटमैन होते हैं या फिर जो गैनमैन होते हैं जो कि लगातार पटरी की जांच करते रहते हैं, तो उन लोगों के पास ये डेटोनेटर्स होते हैं। जब सबसे पूछा गया कि क्या किसी ने डेटोनेटर्स को प्लेस किया है, क्योंकि जरूरत नहीं थी, ये आमतौर पर सिर्फ फॉग के दिनों में रहते हैं, लेकिन जब उनसे जांच की गई आरपीएफ की तरफ से तो सामने आया कि किसी ने भी उन फॉग डेटोनेटर्स को नहीं रखा है, जिसके बाद ये मामला अब संज्ञान में आया कि हाँ, ये किसी शरारती तत्व ने किया है, ये किसी ने जानबूझकर, यानी आखिर कैसे एक सिविलियन के हाथ में फॉग डेटोनेटर पहुंच गए और 10 की संख्या में आर्मी ट्रेन के नीचे लगा दिया गया। बेहद गंभीर मामला है। अवधेश जी, ये तो वही बात हो गई कि बाढ़ ही खेत को खाने लगी। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, क्योंकि घटनाएं एक के बाद एक नई आ रही हैं, तो जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उपचार कैसे होगा? कौन है ये जो भारत में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं?
नहीं, अभी एनआईए अब इसकी जांच करने लगी है। उत्तर प्रदेश की एटीएस है, दूसरे राज्यों की एटीएस मिलके, और संपूर्ण देश में जो भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि हम लोग लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि अभी ज़्यादातर घटनाएं जो हो रही हैं वो ट्रेन को पटरी से उतारने की है। चाहे आप गैस सिलेंडर रख देते हैं, चाहे कोई लोहे का रड रख देते हैं, कहीं तो वो जो रेलवे के बीच में वो बना रहता है, जो सीमेंट और बालू को बना के उसको काट के रख दिया जा रहा है, कहीं कुछ और चीजें रख दी जा रही है। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि 2015 में आईएएस के प्रवक्ता ने कहा था कि धीरे धीरे जब हमारी लड़ाई सघन हो रही है तो आप संगठित होकर, तैयारी कर कर, आर्म्स लेकर वो तो करो, लेकिन उसके पहले जिसको लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, लोन वुल्फ अटैक का मतलब है कि आपको जो कुछ भी हाथ में मिलता है, उसने कहा था कि आप जो है पत्थर चला दो, आप चाकू चला दो, आप फसलों को जला दो, आप घर को में आग लगा दो, आप पहाड़ से धकेल दो, लेकिन कुछ भी करो, अटैक करो। उसके बाद आपने देखा होगा कि कहीं पेरिस में, कई ऐसी जगह बेल्जियम में कि ट्रक को लेके एक ड्राइवर घुस जाता है, कभी लंदन के पार्लियामेंट ऑफिस में चाकू लेके। तो ये लोन वुल्फ अटैक का मामला लगता है अभी तक कि मोटा मोटी जो आ रही है। और अभी जो आईएएस का ये जो हमारा इलाका है, इस इलाके में जो घोषणा थी उसके भी आईएसआईएस के लिए जो हमारे एरिया के लिए जो नियुक्त हुआ था, उसके बयान को अभी उद्धृत किया था एक अखबार ने, जिसने उसमें ट्रेनों को निशाना बनाने की भी बात कही थी। हालांकि उसके ऑडियो वीडियो उस रूप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प बात और मैं है आरती टिक्कू जी, 24 के चुनाव के बाद यह चलन चला है, तो क्या इसका कोई चुनावी एंगल भी है, कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? जो पॉलिटिकल बदलाव देखना चाह रहे थे लोग, नहीं हुआ, तो अब फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि 24 के बाद अगर 24 इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जरूर भारत में चुनाव के नजरिए से तो उसको छूटता नहीं। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही, इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहती थी कि इसको नेशनल सिक्योरिटी एंगल तो है कि आपको जगह जगह हमने जो रेलवे एक्सीडेंट्स देखे, हमने सबोटाज देखा, हमने कंस्पिरेसी देखी, लेकिन ये अचानक से 2024 में ये एक्टिविटीज़ क्यों ज़्यादा हो रही है? खासकर हमने इलेक्शंस के बाद ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखी। कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, जो इंडिया की स्टेबिलिटी जिनको पसंद नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएंगे 2024 में, जिनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और जो ये देखना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो अभी बहुत अच्छी, मतलब मैं कहूँगी स्टेबल पोजीशन में है पॉलिटिकली, वो डिस्टेबलाइज हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें और समझे, एनालाइज करें, तो ये उसी तरफ निशाना देता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। इसमें खासकर मुझे लग रहा है, अगर आपको याद हो कि गोधरा ट्रेन में जो एक्सीडेंट, जिसको एक्सीडेंट कहते हैं, वो भी हमें मालूम है कि वो सबोटाज था, वो कंस्पिरेसी थी। उस तरह का एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसी राइटिंग हो जाए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो दिल्ली राइटिंग में भी हमने देखा कि उस तरह का एक माहौल बने। डिस्कोर्स की बात हो रही है कि अगर आप डेमोक्रेटिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसा माहौल बनाए कि खौफ फैले, इस तरह का इशारा आरती जी कर रहे हैं। अब जरा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के खिलाफ जनता की अदालत में पहुंच गए। मसलन केजरीवाल थोड़ी देर पहले जंतर मंतर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हाथ में झाड़ू उठाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तेज करने का संकेत दिया। केजरीवाल ने अपने अगले एक्शन प्लान का भी ऐलान किया। केजरीवाल ने बीजेपी से 5 सवाल पूछे, माफ कीजिएगा, बीजेपी से ज्यादा सीधे तौर पर आरएसएस से पूछे, और कहा कि वो नवरात्र के दौरान अपना बंगला छोड़ देंगे, आप लोगों में से किसी के फ्लैट में रहेंगे। यानी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैं त्याग रहा हूं गद्दी भी और घर भी। केजरीवाल क्या कह रहे हैं आइए एक बार आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद चल सीधा डिस्कशन करते हैं। अवधेश जी, केजरीवाल बातों को जिस तरीके से रखते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो नैरेटिव क्रिएटर हैं, चर्चा क्या होगी वो तय कर सकते हैं। आज उन्होंने सीधे आरएसएस से सवाल पूछ लिए और पूछा कि क्या मोदी जी 75 के पार होने के बाद रिटायर होंगे कि नहीं होंगे। मोदी जी जो पार्टियां तोड़ रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बार
बीजेपी को छोड़कर आरएसएस से कोई सवाल पूछ रहा है। जब चुनाव प्रचार के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम एक समयबद्ध जमानत दिया था कि आप निकलिए, तो आने के बाद भी उन्होंने पहली बार बोला था अरे भाई वोट दे रहे हो, ये तो 75 साल में ये रिटायर होने वाले हैं, इसके बाद तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जोगी जी को भी ये हटा देने वाले हैं, और ये रणनीति उन्होंने अपनाई थी। देखिए इस समय दिल्ली की राजनीति में यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उस रूप में आम आदमी पार्टी का मुकाबला इतने समय में विधानसभा के स्तर पर नहीं कर पाई है, वो एक नेता भी नहीं खड़ा कर पाई है। जनता के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा करने, क्योंकि दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली में चलने वाले जानते हैं कि सड़कों की हालत वैसी हो गई है जो एक समय हमारे राज्य बिहार के लिए कहा जाता था। आप 100 गज भी जो है ये स्मूथ गाड़ी नहीं चढ़ के चल सकते हैं, जिस ढंग से गाड़ियों के मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गए हैं, बसों के मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो इसमें जो आरएसएस और बाकी पुराने से उस सब से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भाजपा की एक रीढ़ और ताकत है दिल्ली में, और लंबे समय से हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो उन्होंने जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया, जो बयान किया, उनका इंटरव्यू था, उनको बताते हुए और ऐसे सारे सवाल उठाए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ परिवार है उसके अंदर एक असमंजस पैदा हो आगामी चुनाव को देखते हुए कि ये बीजेपी के आपके साथ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में अगर ये कहते ना कि मेरी पार्टी जरूर ऐसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ है, आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ है, हम आपके साथ खड़े होंगे, तो शायद इस नैरेटिव का ज्यादा प्रभाव वो अब नैरेटिव बदलने पे लगे हैं। विजय त्रिवेदी जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, अगर ईमानदार होऊंगा तो आऊंगा। सवाल यह है कि क्या वोट डलने से यह तय हो जाएगा कि केजरीवाल ईमानदार हैं? और अगर वोट डलने से तय हो जाएगा केजरीवाल ईमानदार हैं, तो फिर अतिशी ये डरा क्यों रही है? मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला बयान यही था कि बीजेपी वाले आपकी फ्री बिजली और फ्री पानी छीन लेंगे। दो अलग अलग लड़ाई है। देखिए हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पॉलिटिकल लड़ाई होती है कि यदि वहाँ पर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपने को एक मोरली विक्ट्री के तौर पर कहेंगे कि जनता ने तो मुझे साफ कर दिया, दाग से हटा दिया है, और बीजेपी है जो साजिश रच रही थी, लेकिन वो जो साजिश है या जो भी आरोप हैं वो तो कोर्ट से ही तय होंगे, कोर्ट से उनको माफ़ी मिल जाएगी तो उसके बाद वो जीत जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, तब वो बेदाग साबित होंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। इसको दूसरी तरफ से देखिए, अभी लोकसभा चुनाव जब हुए तो केजरीवाल साहब ने कहा कि यदि दिल्ली की जनता मुझे जेल से बाहर रखना चाहती है तो 7 सीटें जिता दे, लेकिन 7 सीटें नहीं जिताई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देख लो दिल्ली की जनता तो जेल में रखना चाहती है। ये भी इसका एक मतलब है ना। नहीं मतलब है, लेकिन क्या बीजेपी पहुंचा पाई वो मतलब? नहीं, वो नहीं पहुंचा पाई, बीजेपी तो वहां पर पहुंचा नहीं पाई, और वो बीजेपी को 7 सीटें मिल गई, वो प्रधानमंत्री जी की वजह से मिल गई। इसमें क्योंकि आम आदमी पार्टी को कोई उस तरह से लोकसभा के लिए बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं देखता, इसलिए उनकी हार वहां पर हो गई। और इसका मतलब अगर हम ये समझें कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में नहीं आने वाली है तो ये गलतफहमी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। शायद किसी को गलतफहमी नहीं है सर। केजरीवाल साहब बड़ा नैरेटिव बनाने में बहुत मास्टर है। नैरेटिव बनाने, पॉलिटिक्स से नैरेटिव बना रहे, एक बार पहले वो सुन लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट इस बात पर मांग रहे आरती जी, कह रहे 10 साल में 10 घर हो सकते थे, एक भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस तर्क पर ईमानदार? देखिए मुझे लगता है
जो कनेक्ट उनका लोगों के साथ है वो आज बहुत कम लीडर्स, जो मैं ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ उनमें से मैं कहूँगी सिर्फ केजरीवाल का इस तरह का कनेक्ट है। बेशक ये उतनी बड़ी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी अभी, लेकिन जो उन्होंने राष्ट्रीय बड़ी पार्टी कहना शुरू कीजिए। मतलब ठीक, लेकिन जितना जो उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि वो करप्शन फ्री है, इससे बढ़िया नैरेटिव और इससे कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। एक तरफ आप जेल में है करप्शन चार्जेस पे और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं मेरे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए, मैं तो आप लोगों के साथ रहूंगा। तो ये मुझे लगता है लोगों को ये कन्विंसिंग लगेगा। वैसे ही एक बहुत बड़ी जो जनता फ्री बिजली पानी और जो भी बेनिफिट्स अरविंद केजरीवाल ने एज चीफ मिनिस्टर दिए, उनके लिए ये मैं कहूँगी कि मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव नैरेटिव और आर्गुमेंट है कि केजरीवाल की नैरेटिव इफेक्टिव है, केजरीवाल की इमेज। समीर चौंगाकर जी, सवाल तो ये है कि क्या जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट डालती है? क्योंकि दिल्ली में तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिजली पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर्वाइवल के लिए अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है बिजली सब्सिडी के तौर पे, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो क्या भ्रष्टाचार सचमुच इतना बड़ा मुद्दा है जितना राजनीतिक पार्टियां प्रोजेक्ट करती हैं, या फिर भ्रष्टाचार को जनता ने ही एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, केजरीवाल का भी मैं भाषण सुन रहा था, अभी जेल से छूटे हैं लेकिन एकदम फिट नजर आ रहे हैं, चेहरे पे चमक है, आवाज में दम है। जब पहली बार केजरीवाल जेल गए थे तो आतिशी पत्रकार वार्ता लेके कहती थी कि अरविंद केजरीवाल के खाने का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनका वजन कम हो गया है, उनकी शुगर बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर छूटे, वो भी एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहे थे कि तिहाड़ प्रशासन जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहा है, वो तो मुझे लग रहा है सरकार के अंडर में ही है मंत्रालय। नहीं, लेकिन कहा फिर भी आरोप लगा रहे थे ना लगातार कि नहीं डायरेक्ट तो एम्स ने भी लिख के दी थी। तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर, दिल्ली सरकार के एक बड़ा वो रहा अरविंद केजरीवाल का। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दाग के साथ जीना नहीं चाहता। अगर अरविंद केजरीवाल को दाग की इतनी चिंता थी तो जिस दिन अरेस्ट हुए थे, अगर वो उसी दिन इस्तीफा दे देते तो मुझे लग रहा है उनके कद के हिसाब से वो ज्यादा रहता। अब आप इस्तीफा तब दिया आपने जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री भवन नहीं जा सकते। जब मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का लोगा मैं काम नहीं कर सकता हूं, तो अरविंद केजरीवाल के सामने मजबूरी थी। दूसरी बार मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार पे आपने पूछा कि देखिए, जनता भ्रष्टाचार पे वोट नहीं करती है। अगर हिंदुस्तान की जनता भ्रष्टाचार पे वोट करती तो इतने भ्रष्टाचारी जो कब इधर रहते हैं उधर रहते हैं, सब जो दलों में जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, बड़े पद पे रहते हैं, और जनता तो हर नेता ये कहता है कि भाई जो जीत जाता है वो नेता है, भ्रष्टाचार पीछे की बात है। तो ये जो भी भ्रष्टाचारी होता है वो ये कहता है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से क्लीन चिट लूंगा। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आपको क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट से देना पड़ेगी। क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। जनता कोर्ट में आप ये कह सकते हो कि भाई मैं ईमानदार रहा हूं, और जनता इस बात को तय नहीं करती कि आप भ्रष्ट हो कि नहीं। जनता तो अपने नेता को वोट देती है, जनता नेता तय करेगी भ्रष्ट है कि नहीं, वो नहीं। अब एक लाइन जोड़ दूं, हाँ, एक लाइन वो मुख्यमंत्री जी ने कहा, इसलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 साल में उनसे लोगों ने सवाल पूछा कि 10 साल राजनीति में रह ली तो 10 बंगले बन जाते। तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये असेट्स डिक्लेरेशन है 2024 का, जिसमें उन्होंने कहा है ओन्स नो हाउस नो कार। तो प्रधानमंत्री के पास भी घर नहीं है, दोनों एक जैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार के मुख्यमंत्री, तीसरी बार के प्रधानमंत्री, करीब 25 साल हो गए उनके राजनीतिक जीवन।